हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इतिहास एवं परंपरा। कहते हैं भारत के प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक युग में हमें एक साझा संस्कृति की एकता दिखाई देती है। दूसरे शब्द में भारत के किसी भी ऐतिहासिक काल में साझा संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति रही है। यह मिली जुली संस्कृति ही अखिल भारतीय संस्कृति रही है। इसने सांस्कृतिक मुख्यधारा को विकसित भी किया है। परिवार होते हुए भी इस संस्कृति की मुख्यधारा में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया है। राजनीतिक व्यवस्था कैसे भी हो, इस संस्कृति व्यवस्था को बराबर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है। क्षेत्र की सतह पर कई राज्यों और साम्राज्य के बीच में इस देश में युद्ध हुए हैं, लेकिन इस संस्कृति एकता में कहीं कभी भी नहीं आई है। यानी देखा जाए तो कहते हैं एकता का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में कई तरह के दंगे फसाद हुए हैं, कई तरह के जान मान की हानि भी हुई है, लेकिन वास्तविकता में जो इसका मुख्य धारा है वो नहीं बदल पाई है। कहते हैं हम अनेकता में भी रह के एकता की जो है हम पाठ पढ़ते रहते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हर तरह के जो है नेता लोग सब जो है तरह तरह के दंगे फसाद धर्म के नाम पे करवाते रहते हैं, कभी जाति के नाम पे करवाते रहते हैं, कभी भाषा के रूप में करवाते रहते हैं। तो उनका उद्देश्य ये रहता है, लेकिन फिर भी हम इंसानों में अपने देश के गौरव बचाने के लिए हर संभव हम कोशिश करते रहते हैं। मैं उन नौजवानों को इतना ही कहना चाहूँगा, कहते हैं कभी भी दूसरे के विचारों की धारा में ना आओ। कहते हैं अपने विवेक से विचारों का सदैव प्रयोग करो, क्योंकि विचारों का प्रयोग नहीं करोगे तो कहते हैं हम अगर अपने विचारधारा और अपनी सोच विचार को लेकर नहीं चलेंगे तो कोई भी हम पे जो है प्रभावी हो सकता है। जैसे पुराने समय में अंग्रेज भारत पे कब्जा इन्हीं विचारधाराओं से किया। आज पॉलिटिकल में भी ऐसा ही होता है कि जो नेता होता है अपना जो है कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी जीतने के लिए वो हर तरह के अड़कंडे अपनाते हैं और आपको आपस में लड़ा देते हैं और अपना जो है कुर्सी बचा लेते हैं। तो इस चक्कर में आपने नहीं पड़ना है। आपने सोच विचार करके जो है कभी भी इलेक्शन का अपना वोट देना है। कहते हैं विवेक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपके पास होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। कहते हैं चक्रवर्ती राजा और अश्वमेध एक की अवधारणा ने राजनीतिक एकता को बनाए रखा है। कई राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र का विकसित भी कर दिया था। कनिष्क, खगोल और अशोक चाहे समुद्रगुप्त आदि राजाओं के नियंत्रण में विशाल साम्राज्य थे। हम सभी अशोकों के महान भी कहते हैं। उसका राज्य पाटलिपुत्र था और उसे कलिंग पर विजय भी पाई थी। कलिंग की लड़ाई में अशोक ने खूब खून खराबा किया और बाद में वो बौद्ध धर्म बन गया। दक्षिण में था चोल, चेरा और पांड्य जो है राष्ट्रकूट और चालुक्य, बल्लभ, विजयनगर और शुंग, कुषाण, गुप्त आदि ने स्थानीय संस्कृति को विकसित भी किया। इन राजाओं ने बड़े राज्य स्थापित भी किए और इनके संरक्षण के कारण मंदिरों का निर्माण भी हुआ और इस निर्माण ने दक्षिण भारत को एक गौरवपूर्ण स्थान दे दिया। यानी देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे बहुत से राजा थे जो ऐशमक करवा के पूरे विश्व में अपना जो है दबदबा बनाने के लिए अग्रसर थे। कहते इनमें से अशोक का नाम बहुत प्रचलित है, लेकिन अशोक ने जब कहते हैं कलिंग की विजय पाई और कलिंग में उसने बहुत खून खराबा कर दिया तो खून को देख के उसका मन जो था विचलित हो गया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने कभी भी खून खराबा न करने की वचनबद्धता ले ली। तो ये कहते हैं हमारे ही देश में संभव था, क्योंकि ऐसे कहीं से देश में संभव नहीं था। कहते हैं अगर दक्षिण में देखा जाए तो चोल, चेरा, पांड्य, राष्ट्रकूट और चालुक्य, पल्लव और विजय कहते हैं विजयनगर और अशोक, कुषाण, गुप्त आदि काफ़ी विकसित देश थे और काफ़ी ये आगे भी थे, लेकिन इसका पतन राजाओं के आपसी संघर्ष की वजह से हो गया। तो ये हमें ये बात सिखाती है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई भी हम पे आके कब्जा कर लेगा, जो अंग्रेजों ने भी किया और ये बहुत बड़ा सबूत है। और आज भी यही बात देखने को मिलता है। आधुनिक युग में भी हम जाति पे, धर्म पे, एक दूसरे पे भड़काते रहते हैं और कोई भी घटना घटता है हम उस पर जो है अपना दर्द दिखाते रहते हैं। तो ये सिर्फ चापलूसी होती है। कहते हैं कि इन चापलूसी से बचना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, क्योंकि हम जब भी कोई इलेक्शन में वोट देने जाते हैं अपने देश में करते हैं, एकता की बातें जरूर रखना चाहिए हमें और अपने देश में उन लोगों को वोट देना चाहिए जो आपके हित के लिए सोचते हो, जो देश कल्याण के बारे में सोचते हो। उनके चक्कर में ना पड़िए जो फ्री के चक्कर में आपको चक्रव्यूह में फंसाते चले जा रहे हैं और हर चीज़ में जो है दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहते हैं मध्यकाल में भी इस्लाम ने भारतीय संस्कृति में प्रवेश किया था। बंगाल, लखनऊ, हैदराबाद शहरों की
अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी मुस्लिम संस्कृति तथा भारतीय परंपराओं में अच्छा मेल जोल हुआ था। इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और यह एक ईश्वरवादी है और इस धर्म में कोई सोपान व्यवस्था नहीं है। इस्लाम के जो प्रभाव हिंदू परंपराओं पर पड़े उन्हें 3 स्तरों पर देखा गया। इन्हें हम इस तरह रखेंगे: मुस्लिम प्रशासन के समय पड़ने वाले प्रभाव और ब्रिटिश शासनकाल में पड़ने वाले प्रभाव। कहते हैं 1930 से लेकर 1947 के बीच पड़ने वाले प्रभाव। तो ये 3 प्रभाव थे। ये प्रभाव ऐसे थे जिन्हें संघर्ष और तनाव को बढ़ाया और संस्कृति अनुकूलन को जन्म भी दिया। अकबर के दिन इलाही धर्म में कई धर्मों का मिश्रण भी मिलता है, जिसे हम राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। कहते हैं ब्रिटिश काल में कई सामाजिक सुधार भी हुए जिन्होंने हिंदू को काफ़ी प्रभावित भी किया। अब इस्लाम का प्रभाव कम हो गया है तथा धीरे धीरे इस्लाम की परंपरा राजनीति की ओर मुड़ गई है। अंत में तीसरी अवस्था में पहुंचकर यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में हिंदू और मुसलमानों में 2 अलग अलग राज्य की अवधारणा के जन्म दिया है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का अस्तित्व सामने आया। यानी कहते हैं लोगों की विचारधाराओं की वजह से हमारे में फूट डाल के हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। और ये 2 टुकड़ा क्यों हुआ? क्या इसका जिम्मेवार हम लोग थे या वो राजनीतिक नेता थे जिनका मतलब तो वो सिर्फ था अपना शासन बचाना? तो इसमें सबसे बड़ा जिन्ना का भी नाम आता है, जिन्होंने अपना सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने देश की बंटवारा को ही चुना। कहते हैं महात्मा गांधी बोलते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन उन्हें माना नहीं। जब इनका यहाँ पर दाल नहीं गला तो उन्होंने अपना एक अलग राष्ट्र की मांग कर ली। तो अलग राष्ट्र के मांग करने के कारण क्या हुआ? भारत की विखंडन हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आम व्यक्ति का कोई यहाँ मतत्व नहीं था, इनका कोई विचारधारा नहीं था। धारा किसकी थी? बड़े बड़े पार्टी लोगों की, बड़े बड़े सब प्रशासन चलाने वाले लोगों की। आम व्यक्तियों का यहाँ कोई धारणा नहीं थी। आम बंदा तो सिर्फ जीवन जीना जानता है और साथ में रहना जानता है, लेकिन हमें कहते हैं ना, दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं और अपना देश को विखंडन भी कर जाते हैं। कहते हैं आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन ने भारत में पाश्चात्य संस्कृति से पश्चिमी कराया और बैंकिंग व्यवस्था, प्रशासन, सैनिक संगठन, आधुनिक चिकित्सा इत्यादि ने भारत में कुछ परिवर्तन पैदा किया। यानी अंग्रेज आए तो इन्होंने सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इनका शोषण ही नहीं किया, इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी दी, जिसकी वजह से हम आज आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक सैनिक संगठन और प्रशासन के बारे में समझ सके, क्योंकि पहले इन सब विचारों में कोई अवधारणा नहीं थी। पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था ने वैश्विक दृष्टिकोण के मुख्य रूप से तर्क और धर्मनिरपेक्षता की भावना को लोगों में पैदा कर दिया। कहते हैं भौतिक विकास के संदर्भ में पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी, यातायात और संचार के लोगों के जीवन स्तर को काफ़ी ऊंचा भी उठा दिया। उद्यमशीलता की भावना ने भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के पथ पर अग्रसर कर दिया। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, वयस्क मताधिकार और मानवाधिकार इत्यादि ने भारत को विश्व की चुनौती का सामना करने के योग्य बना दिया। इस प्रकार प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में संस्कृति एकता को एक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकता की प्रक्रिया। आखिर एकता की प्रक्रिया क्या है? भारत में एकता की प्रक्रिया का 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है: अंतर्हित एकता और चुनौतीपूर्ण एकता। चुनौतीपूर्ण एकता तब आई जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ। इस अवसर पर निहित स्वार्थ ने अपनी सांप्रदायिक ताकतों को एकता के खतरे में डाल दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान में एक दूसरे के प्रति संदेह और असहिष्णुता की भावना पैदा होती चली गई और इस तरह से संघर्षात्मक स्थिति राष्ट्र निर्माण में सहयोगी नहीं होती है। यह अवस्था ऐसी है जब हमें जागृत करनी होती है और उपयुक्त शिक्षा के कार्यक्रम चलाने होते हैं। कहते हैं दोस्तों, भारत पहले एक था, एकता के सूत्र में बंधा हुआ था, लेकिन 1947 में जब भारत विभाजन हुआ वो बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति थी, क्योंकि कहते हैं इसमें सिर्फ से असहनशीलता की भावना को पैदा कर दिया। और ये असहनशीलता की भावना किसने पैदा किया? हमने पैदा तो नहीं किया, पैदा उन लोगों ने किया जिनको गद्दी चाहिए था, जिनको वहाँ पर अपना सरकार बनाना था। उन लोगों के दत्तू मतलब ने पूरा ही हमारे देश को 2 टुकड़े में बांट दिया। दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। एकता का आशय आत्मीकरण से है। तात्पर्य यही है कि जैसे सिक्कों का उच्च तापमान में गला देना, सभी संस्कृति को साझा संस्कृति के रूप में बदल देना, यह समाज बहुलतावादी है। ये तीनों अवधारणाएं पश्चिम की विचारधाराओं से आई है। पश्चिम में अमेरिका की संस्कृति को पिघलने वाली संस्कृति रूप में माना जाता है। इसमें होता यह है कि समाज में संस्कृति अपनी स्वत्व तो रखती ही है, लेकिन वह सिक्के के पिघले जाने के तरह अपना अस्तित्व भी खो देती है।
ऐसी संस्कृति साझा संस्कृति कहलाती है, यानी साझा संस्कृति अमेरिका में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में यह साझा संस्कृति ही राष्ट्र जो है संस्कृति कहलाती है। विभिन्न संस्कृति की पृथक पहचान खो जाती है और एक मिलीजुली संस्कृति का स्वरूप ले लेती है। इस तरह की मिलीजुली संस्कृति में विभिन्न संस्कृति शेष अस्तित्व को रखकर राष्ट्र पहचान बनाए रखती है। कहा जाए दोस्तों तो ये बात साफ शब्दों में यहाँ पर बताई गई है कि जैसे कि आपको पता है कोई भी सिक्का को अगर आप पिघला दोगे तो वो अपना अस्तित्व खो देता है। तो कहते हैं अमेरिका में इसी तरह की संस्कृति पाई जाती है जो अपना अस्तित्व समय समय पर खोती रहती है, और कहते हैं ये देश के लिए अपनी साझा संस्कृति ही मानती है। तो कहते हैं अपनी संस्कृति को खो के दूसरी संस्कृति को प्राप्त करना ये कदाचित उचित नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी देश में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ की संस्कृति और आपकी संस्कृति मिलजुल के एक नया संस्कृति को पैदा करता है। तो ये कहते हैं मिलीजुली संस्कृति कहलाती है। लेकिन फिर भी कहा जाए तो ये बात कदाचित उचित नहीं है कि हम क्या करें, अपनी संस्कृति को खो दें। कहते हैं संस्कृति हमें बहुत अच्छी बातें सिखाती है और सही रास्ते पे ले जाने के लिए अग्रसर होती है। यद्यपि संस्कृति विभिन्नता तो रहती ही है। कहते हैं भारत के संदर्भ में सभी यह साझा संस्कृति पैदा करने में सफल नहीं रहा है। अस्तु यहाँ तक का बहुल संस्कृति पर्यावरण अपने बुनियादी तत्व से जैसे कि भोजन की आदतें, संस्कृति, पहनावा, भाषा, क्षेत्रीयता, धर्म आदि बहुलता को बताता है। यह एक राजनीतिक साझा संस्कृति ही माना गया है। सच्चाई यह है कि भारत में साझा संस्कृति के होते हुए भी एक स्पष्ट अपनी जो है राष्ट्रीय पहचान है। एकीकरण की प्रक्रिया हमें बताती है कि हमारे यहाँ महान लक्ष्य है। इसका आशय यही है कि यहाँ राष्ट्र जो है एक राष्ट्रता की प्राप्त करता है और विभिन्न संस्कृति की स्वायत्त होते हुए भी एक साझा संस्कृति को बनाना है। कहते हैं यह साझा संस्कृति भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा है और यह संस्कृति एक वट वृक्ष की तरह विशाल है। इसकी शाखाएं वृक्ष की बनाए रखती है और भारतीय साझा संस्कृति की उप संस्कृतियाँ बंगाल संस्कृति, उड़ीसा संस्कृति और दक्षिण भारत संस्कृति, अवधी संस्कृति आदि में समगमन है। कहते कई शताब्दी तक विभिन्न धर्म हमारे यहाँ शांतिपूर्वक रहे हैं और कई ग्रामीण अध्ययन जो समाज शासन किए हैं उनके अनुसार गाँव में मुसलमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में रहते हैं। द्वारका के बारे में जो मौलिक द्वारका है यह कहा गया है कि गुजरात के अगर के मूल्य रूप से जो द्वारका है हिंदू के 4 धार्मिक केंद्र में से 5 कब्रें पाई जाती है। हिंदू और मुसलमान इस कब्रों को हिंदू पंचवीर कहते हैं तथा इस पर हरी चादर भी चढ़ाई जाती है। 5 बहादुरों पर जो है पीली चादर चढ़ाई जाती है। गांव में कई स्थानीय मुस्लिम देवी देवता हैं जिनकी अनुयायी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। इनके दृष्टांत स्वरूप दिल्ली के सैदब बाबा है और बराबर की उत्तर प्रदेश में दैव शरीफ है। इसी तरह राजस्थान में अजमेर शरीफ है। हिंदू समाज के महान धर्मों में 4 धर्म हैं। ये 4 धर्म जो है उत्तरांचल में बद्रीनाथ है और पश्चिमी गुजरात में द्वारका, दक्षिण के तमिलनाडु में रामेश्वरम और पूर्व उड़ीसा में पुरी। ये सभी धाम देश की महानता को बताते हैं। ये सभी धाम ही हमारी भारत है। कहते हैं शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग देश में 12 हैं। इन लिंगों में आंध्र प्रदेश के तिरुपति हैं और असम में क्रमशंखपीठ, बिहार में गया और जो कहते हैं जम्मू में वैष्णव देवी तथा राजस्थान के पुष्कर हैं। ये लिंग देश के लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं। सत्य साईं बाबा पुटारी पुरथरी में, साईं बाबा सिडनी महाराष्ट्र में है। इसी तरह पंडिचेरी में भीमा है। वास्तुकार के आचार्य से आगरा का ताजमहल है। दिल्ली का लाल किला है, एक जामा मस्जिद है। लखनऊ में बराही, इस्लामाबाद और हैदराबाद का 4 मीनार कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखा जाए हमारे इतनी विभिन्नताओं में भी एकता का रूप देखने को मिलता है। कहते हैं इतने धर्म, इतने तरह की चीज़ें हमें आकर्षित करती है कि हम इनके जो है अलग ना हो सके। और ये सब भारत का धरोहर है, कोई जाति का धरोहर नहीं है और न किसी एक व्यक्ति का धरोहर है। ये सभी समाज का है। सभी समाज जो है अपना इसका उपयोग कर सकते हैं और रख सकते हैं। कहते हैं भारत में भी धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी के साथ हमारा अनेकता में एकता चैप्टर जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो यहाँ खत्म हो जाता है। आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब करके अगर नहीं रखिएगा तो अगला जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं भी होगा। क्योंकि बाद में अगर सर्च भी आप कीजिएगा तो अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर लिखिएगा तो वो त्रिपुरा कर देगा, तो आपको लगेगा शायद कि वो मैं वीडियो देखा था वो फेक था। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है तो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में भी आपको सहायता करना है।
इसलिए जितना हो सके दूसरे बच्चे पहुंचाने में त्रिपान स्टडी सेंटर का सहायता कीजिए। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।